नमस्कार मेरे सभी शिक्षक मित्रों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में जो कि पेपर है आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2018 यानी कि 2018 का बीएड का पेपर है। और ये पेपर सेकंड है जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत एवं शिक्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पेपर होता है कुल 3 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स जो इसमें होते हैं, अधिकतम नंबर जो होगा आपका, अधिकतम अंक वो 90 है। और 3 भाग में विभाजित ये प्रश्न खंड है जो कि आपका 3 सेक्शन में है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, जिनका कि उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। साथ ही साथ उसमें अधिकतम अंक जो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा वो है 2 नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन मैक्सिमम लिखें, ज़रूरत पड़े तो 2 लाइन में भी इसको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रश्न का उत्तर आपको इतना लंबा ही लिखना पड़े। कुछ जो परिभाषा रूप में आप कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उनको परिभाषित करके भी आप बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आइए पहले स्टार्ट कर लेते हैं खंड अ को ही। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? तो आप इसको अगर अपने शब्दों में परिभाषित करेंगे तो डेमोक्रेसी इज़, अगर आप अब्राहम लिंकन के शब्दों में इसको डिफाइन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या डेमोक्रेसी एक ऐसी राज व्यवस्था की संरचना होती है जहाँ पर कि राष्ट्र का अध्यक्ष या राष्ट्र के जो चलाने वाले लोग होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा, अपने मनोनीत प्रतिनिधियों द्वारा उनका राज्य चलाया जाता है, जनता उनका चुनाव करती है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स पहले दिमाग में आप सोच के उसको एक परिभाषा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप टॉपिक के क्वेश्चन के नाम से ही समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम यानी कि एक ऐसा शिक्षा कार्यक्रम जिसमें जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, यानी कि जिनको हमको शिक्षा देनी है, वो कौन लोग हैं? प्रौढ़। और प्रौढ़ कौन होते हैं? प्रौढ़ यानी कि जो लोग हमारे समाज में उम्र में अधिक हैं, जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग, या फिर 20-25 साल की श्रेणी में जो लोग आते हैं, या उससे ऊपर की श्रेणी में जो लोग आते हैं उनका। ऐसे लोग जो किसी कारणवश जो अपने वास्तविक जो शिक्षा की उनकी जो एक समय थी, यानी कि जो हम लोग जैसे स्कूल जाते हैं कि 5 साल 4 साल के बाद से जो शिक्षा आरंभ होती है, उस समय में वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, उनकी शिक्षा अधूरी रहेगी। ऐसे लोगों को भी शिक्षा देने के लिए सरकार ने अनेकानेक कार्यक्रम चलाए हैं। उसमें से एक कार्यक्रम होता है आपका नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें कि दिन में तो जो आपके प्रारंभिक शालाएँ होती हैं वहाँ पे क्लासेस दी ही जाती हैं, उनकी क्लास लगाई जाती है, बच्चों की तरह उनको समझाया जाता है, उनको आरंभ से लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। साथ ही साथ रात में भी आंगनवाड़ी में या पंचायत केंद्रों में उनके लिए अलग से क्लासेस बनाई जाती हैं। बिजली की सारी व्यवस्थाएँ की जाती हैं, जहाँ कि वो आके सीख सकें, क्योंकि पढ़ने लिखने की, जैसा कि कहा जाता है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो ठीक इसी उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को चलाया जाता है, और आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम लोग दूसरी साइड में। प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वीमेन एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड, यानी कि मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा। अब इसको आपको डिफाइन करना है तो इसको 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए जो मुगल काल समझिए, मुस्लिम काल। तो मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा, सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि मुगल काल में स्त्री शिक्षा बहुत ही संकुचित था, इसका दायरा ज़्यादा नहीं था। महिलाओं को शिक्षा के रूप में ऐसी विधाएँ या ऐसे कौशल सिखाए जाते थे, जैसे कि संगीत का शिक्षा दिया जाता था, उनको भोजन पकाने का, उनको अ, इत्र बनाने का, उनको घुड़सवारी का, उनको हथियार चलाने का भी शिक्षा दिया जाता था। परंतु उसका मेन उद्देश्य ये होता था कि वो एक तरह से इन कुशलताओं में वो निपुण हो जाएँ। इसका कोई भी उद्देश्य ये नहीं होता था कि वो आगे चल के पुरुषों के साथ समाज में किसी प्रकार की भागीदारी करे या उनके साथ बराबरी करे। तो ये आप इस तरह से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये था कि अ,
ये जो शिक्षा मैं आपको बता रहा हूँ, स्त्री शिक्षा को भी अगर आप इस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि स्त्री शिक्षा जो मुस्लिम काल में होती थी, वो भी सीमित था। यानी कि जो उच्च वर्ग की महिलाएँ थे, उनको ही ये शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिल पाते थे। निम्न वर्ग में स्त्रियाँ ज़्यादातर अपने गृह कार्य में ही लगी रहती थी, या उनको अगर शिक्षा के नाम पे जो उनका व्यवसाय है उससे संबंधित ही शिक्षा मिलती थी, और वो सारी चीज़ें ही उनको सीखने का अवसर मिलता था। तो शिक्षा का ज़्यादा विकास नहीं था। शिक्षा के रूप में जैसा कि मैंने आपको बताया, कलात्मक, क्रियात्मक चीज़ें जो कि एक बंद परिवेश के अंदर घर में घर से संबंधित चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, उन्हीं चीज़ों की शिक्षा उनको दी जाती थी। आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न में, जो कि है एजुकेशन। बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हर बार रिपीट होता है, तो इसको आप खुद से पढ़िए और इसको समझ सकते हैं। देखिए, ट्राइपोलर होने का मतलब क्या है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं यहाँ पे, और ये इतना कठिन प्रश्न भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अ, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, शिक्षा में के अंदर में कई सारी चीज़ें होती हैं। शिक्षा के अंदर विद्यालय है, शिक्षा के अंदर जो शिक्षक हैं वो होते हैं, और शिक्षा के अंदर एक आपका शिक्षक जिसको सिखाता है, यानी कि एक छात्र होता है। तो इस तरह से आप सोच के इसको लिख सकते हैं, त्रिमुखी प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन स्कूल सिस्टम। समान विद्यालय प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है। देखिए, समान स्कूल प्रणाली, इसको अगर आपको डेफिनेशन के रूप में लिखना है तो सिंपल लिख सकते हैं, ऐसा विद्यालय जहाँ पर कि सभी बच्चों को समान रूप से हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। वहाँ पे ना किसी को भेदभाव के रूप में, किसी आधार पे बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होती है। विकलांग हो, किसी आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हों, जातिगत रूप से पिछड़े हों, या जो भी, किसी भेदभाव को दरकिनार करते हुए, कोई भेदभाव नहीं करते हुए बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं, ऐसे स्कूल कॉमन स्कूल होते हैं। और सामान्यतः कॉमन स्कूल का अभिप्राय हमारे निकटतः जो प्रारंभिक शालाएँ होती हैं उनसे होता है, जो कि प्राइमरी स्कूल जो हम लोग समझते हैं, जो हमारे गाँव में या हमारे कस्बों में होती हैं, उनको ही कॉमन स्कूल कहते हैं। ऐसे स्कूल में लड़के-लड़कियाँ सभी लोग समान रूप से अध्ययन करते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। व्हाट इज वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा का संकुचित अर्थ तो ये होगा कि स्कूल में जाना और पढ़ना, किसी विषय विशेष का हमको ज्ञान लेना है, कि मैथ गणित सीखना। लेकिन अगर हम लोग इस शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में बात करेंगे, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ ये होता है कि शिक्षा के माध्यम से जो लोग शिक्षित हो रहे हैं, उनके जीवन में, उनके व्यवहार में, उनकी पर्सनालिटी में बदलाव आए, उनके जीवन स्तर में बदलाव आए, उनके मानसिक जो सोच है, जो सोचने की प्रक्रिया है, सोचने का जो स्तर है, वो बढ़े और पॉजिटिव हो और सकारात्मक हो, और लोग उससे और उनके संपूर्ण परिवार को भी फ़ायदा मिले, जिससे कि आदमी का व्यक्तित्व बदले। तो बहुत ही डिटेल्ड में आप इसको लिख सकते हैं। छोटे में यही लिख सकते हैं कि भाई, वाइडर मीनिंग का मतलब ये है कि सिर्फ वो व्यक्ति को एक संज्ञानात्मक ज्ञान, यानी कि शैक्षणिक ज्ञान ना हो, बल्कि संज्ञानात्मक ज्ञान हो, उसको इमोशनल नॉलेज मिले, बच्चे को हर तरह की ज्ञान मिले, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो। जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, तो वो जब खुद विकास होगा, तो अ, हम समाज में भी योगदान करेंगे, जब समाज में योगदान करेंगे तो देश का विकास होगा। तो शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि जिससे कि उद्देश्य है क्या, कि विकास हो, ग्रोथ हो। अगला है
प्रश्न संख्या 7, रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र एवं शिक्षा के बीच में संबंध। देखिए दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र की सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण जो एक आधारशिला होती है उसमें से एक है शिक्षा, और इन दोनों के बीच में एक कभी न टूटने वाला एक संबंध होता है। मतलब ये कि लोकतंत्र एक सही मायने में एक सफल लोकतंत्र की जो हम लोग धारणा करते हैं वो बिना शिक्षा के पूरी नहीं हो सकती, और शिक्षा के भी जो शिक्षा का भी एक प्रक्रिया है उसको भी बिना लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त करना भी असंभव है। क्यों? शिक्षा लोकतंत्र में तभी हो पाएगी जब सबको समान अवसर हो, और लोकतंत्र का उद्देश्य क्या होता है कि कि सबको समान रूप से अवसर मिले, हर एक सुख सुविधाएं, हर एक वो चीज़ें जो कि समाज में विद्यमान हैं या जो एक देश या भूमि या राष्ट्र उत्पादित कर रहा है उस पे सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अंतर के। तो शिक्षा के अंदर भी यही है कि शिक्षा का भी अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो जब हर एक व्यक्ति शिक्षा का अधिकार प्राप्त करेगा, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिलेंगे, हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा, तो लोकतंत्र की जो एक अवधारणा है वो अपने आप ही स्थापित होगी, और वो जैसा कि यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि लोकतंत्र और शिक्षा के बीच में जो संबंध की बात कर रही है उसको बनाता है। तो लोकतंत्र होगी तो सबको शिक्षा मिलेगा, शिक्षा होगी तो ही लोकतंत्र मिलेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, और ये है एक्सप्लेन सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को स्पष्ट करें। सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को आप इस तरह स्पष्ट करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जहाँ राष्ट्र का, राज्य का, देश का अपना कोई विशेष मान्य धर्म नहीं होता। यानी कि भारत जैसे, भारत में, भारत का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं है। भारत कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, भारत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसी तरह से सामाजिक न्याय, तो जहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है वहाँ पे सामाजिक न्याय की भी बात उठती है। और सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में जहाँ देश का कोई अपना धर्म नहीं है, सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध होना चाहिए। और ये हमारे संविधान में भी जो हमारे मूल अधिकार है, जिनको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ये निर्धारित करता है कि हमको सामाजिक न्याय संविधान की तरफ से दिया गया है और वो हमारा अधिकार है, वो हमको हर एक हालत में मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अंतर के, बिना किसी ऊंच नीच का ध्यान करते हुए जो न्याय की प्रक्रिया है वो सबके लिए समान होनी चाहिए। न्याय की जो प्रक्रिया के दौरान जब किसी व्यक्ति को उसके ऊपर आंका जाए तो उसमें कोई अंतर ना किया जाए, इसलिए अंतर ना किया जाए कि वो गरीब है या वो अमीर है। तो इस तरह से सामाजिक न्याय की जो एक अवधारणा है वो स्थापित होती है, वो होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास में प्रश्न संख्या 9, जिसमें बोल रहा है कि डिस्क्राइब सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को सेक्शन जो बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो धारा है, एक मिनट दोस्तों, वीडियो ठीक कर दूं जरा मैं आपके लिए। जस्ट अ मिनट। भारतीय संविधान की धारा 24 का वर्णन कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या 10 है, व्हाट इज नई तालीम। नई तालीम क्या है? नई तालीम आप नेट पे सर्च करेंगे या फिर अपनी किताबों में देखेंगे, मिल जाएगा। नई तालीम का मतलब होता है कि जो नई शिक्षा प्रणाली है, जो नए तरीके की शिक्षा, शिक्षा का जो नया उद्देश्य है, यही नई तालीम है। पहले शिक्षा का उद्देश्य मात्र शिक्षक के द्वारा किताबों से संबंधित ज्ञान का था, मगर अब जो नई तालीम है, नई शिक्षा है, उसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है।
व्यक्ति के अंदर ऐसी कुशलताएं, ऐसी क्षमताओं का विकास करना है जो कि उसको अब स्कूल से बाहर भी, घर से बाहर भी उसको समाज में व्यवहार करने में मदद करे, आगे चल के रोजगार प्राप्त करने में, लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने में मदद करे, जो आपको नई नई चीज सीखने में मदद करे, वही शिक्षा होती है। इसी को कहते हैं एक नई तालीम। अब आते हैं खंड ब सेक्शन बी में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है। और देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास में, जो कि है व्हाट वर द एम्स ऑफ एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड एक्सप्लेंड। अभी ऊपर हमने बात करी थी महिलाओं के बारे में। मुस्लिम पीरियड में मैं आपको 2 पॉइंट्स बता देता हूँ यहाँ पे कि देखिए जब मुस्लिम पीरियड की बात करते हैं तो आपको खुद पता है कि उस दौरान में आप अगर सोचेंगे अभी तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी कि मुस्लिम पीरियड के दौरान में शिक्षा का उद्देश्य जो था वो मुख्यतः ऐसी विधाओं, ऐसी कलाओं, ऐसे विषयों के सीखने के ऊपर थी जैसे कि जो कलात्मक होती हैं। तो मुस्लिम पीरियड में आपके कला संबंधी जैसे चित्रकारी, गायकी, म्यूजिक का काफ़ी विकास हुआ, परंतु उस समय में जो है एम होता था कि लोगों को एक कुशल योद्धा बनाना, यानी कि युद्ध कौशल का उनको ज्ञान दिया जाए, उनको राजनीति शास्त्र का ज्ञान दिया जाए। ये राजनीति के जो मुख्य, आप समझ सकते हैं कि राजनीति के जो अंदर जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, जो मुख्य तरीके होते हैं, जो कारक होते हैं, उनको अच्छे से समझा जाए। एक कुशल राजनीतिक बनाने का उद्देश्य होता था, या फिर एक कुशल योद्धा। तो लोगों को शिक्षा के रूप में घुड़सवारी करना, युद्ध लड़ने की कौशल सिखाना, ये सारी चीज़ें होती थी। या फिर कला के क्षेत्र में जो लोग जाना चाहते थे उनको चित्रकारी करना, अच्छी अच्छी नक्काशी करना, पत्थरों पे आकार देना, शिल्प कला करना, ये सिखाया जाता था। साथ ही साथ में कविता, गायन, इसके ऊपर वाद्य यंत्रों को चलाना, इन सारी चीज़ों का काफ़ी विकास किया गया। तो इस समय आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है शिक्षा का, उसके ऊपर थोड़ा कम जोर दिया, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, गणित, एस्ट्रोनॉमी, इसके क्षेत्र में थोड़ा सा कम मतलब विकास हुआ, और इसके ऊपर जो है कम जोर दिया गया था। उस समय जो शिक्षा का उद्देश्य होता था उसमें शिक्षा देते वक्त में इस बात पे थोड़ा कम, लेकिन और जो चीज़ें होती जैसा कि मैंने बताया, कलात्मक चीज़ें, घुड़सवारी, युद्ध कौशल, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत जोर था और इनको बहुत ही बखूबी सिखाया जाता था। इनको आप इस तरह से डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, बाकी पॉइंट्स आपकी किताबों में और अच्छे से मिल जाएंगे। इसके अथवा में दिया हुआ है प्रश्न की डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन मुस्लिम पीरियड। आपसे बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुस्लिम काल में शैक्षिक संस्थाओं के प्रकार के वर्णन कीजिए। देखिए जैसे कि आपको पता है कि मदरसा और इस तरह से अन्य संस्थाएं होती हैं, तो आप थोड़ा सा इसको सर्च कर ली। इस वक्त मैं अभी भूल रहा हूँ तो मैं अभी आपको एकदम सटीक नहीं बता पाऊँगा, मगर आप नेट पे सर्च कर लें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, आप इसको तैयार कर लें, बहुत ही सटीक लिख के कम शब्दों में भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। राइट एटलीस्ट 5 मेन एम्स ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। देखिए बहुत ही साधारण प्रश्न है, लेकिन वह महत्वपूर्ण है। बोल रहा है कि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के कम से कम 5 उद्देश्यों को लिखिए। तो भाई आप जैसा 5 बोला ना, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आए कि गिनती बोल दे, तो बिल्कुल आप गिनती में लिखे, और हर एक 200 शब्द में लिखना है ना, तो आप ऐसा करें कि एक पॉइंट को कम से कम 3, साढ़े 3, 4 लाइन में लिखें, तो आपका ऑटोमेटिकली एक लाइन में 4 लाइन का मतलब करीब करीब 50 वर्ड हो जाता है। तो 5 पॉइंट लिखते लिखते आपका करीब 200 शब्द हो जाएगा। अब 200 शब्द बोलने का मतलब ये नहीं होता कि एकदम 200 शब्द में ही लिखना है, आप उस थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, या उससे 20-30 शब्द कम भी लिखें चलेगा। अगर आपने सटीक लिखा है तो 10-20 शब्द कम भी होंगे, तो भी आपको दो जो अंक मिलने हैं 8 के 8 वही मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए पहला उद्देश्य क्या है, जो अभी वर्तमान से कि शिक्षा जो हो, क्या हो, इंक्लूसिव हो, यानी कि शिक्षा जो है समावेशी हो, सबको शिक्षा मिले, ये शिक्षा का पहला उद्देश्य है। दूसरा कि शिक्षा जो है मात्र रटने रटाने यानी कि शिक्षा को मात्र विषय मात्र की ज्ञान को रटने के अलावा
उसको समझ के बाह्य जीवन से जोड़ने लायक हो। यानी कि जो चीज़ें हम क्लास में सीख रहे हैं, कक्षा के अंदर जिसका हमको अध्ययन कर रहे हैं, उसका हम लोग प्रयोग बाहरी जीवन में, बाहरी अपने व्यवहारिक जीवन में कर पाएँ, ये होता है शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा तीसरा उद्देश्य अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। व्यक्ति के अंदर आप कह सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, उसके अंदर अ, सामाजिक और खुद के लिए भी विचार करने की क्षमता उत्पादन करने की उद्देश्य होता है। चौथा पॉइंट भी आप इस तरह से कुछ सोच के लिख सकते हैं कि देखिए शिक्षा के उद्देश्य से क्या होता है कि अ, उद्देश्य ये है कि एक बच्चा शिक्षित हो। जब वो शिक्षित होगा तो उसका शारीरिक मानसिक विकास होगा। उसका जब विकास होगा तो वो एक समाज के लिए एक उत्पादक एंटिटी या उत्पादक कारक बन के बनेगा। और जब वो एक उत्पादक व्यक्ति बनेगा तो समाज में एक सकारात्मक तरह से योगदान करेगा। उससे देश की आय बढ़ेगी, वो रोजगार के साधन उत्पन्न करेगा। जो काम करेगा कुशलता से करेगा, जो कुशलता से करेगा तो अच्छा होगा। अच्छा होगा तो चीज़ों को उससे लाभ मिलेगा। हम जिस समाज में रह रहे होंगे वहाँ पे उस उत्पादक व्यक्ति के कारण फायदा मिलेगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को तैयार करना, शिक्षा के माध्यम से समाज में ऐसा परिवर्तन लाना जो कि समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों, गलत विचारधाराओं का बहिष्कार करे, जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ आवाज उठाए और समाज को एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे। समाज के अंदर से गलत चीज़ों को हटाकर समाज में अच्छी चीज़ों का विकास और प्रचार प्रसार कर पाए। और ऐसे लोगों का विकास करना शिक्षा के माध्यम से जो देश को मजबूत बनाए, देश से प्रेम करे, अपने समाज, अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर को सम्मान दे, लोगों का सम्मान करे। इस तरह से शिक्षा के उद्देश्य आप सोचेंगे तो बहुत सारे आप उद्देश्य समझ सकते हैं। मुख्य में तो ये आपको मैंने बता ही दिया, किताब में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पे कि अच्छा, इसमें और में हमने देखा नहीं। तीसरे का और है, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। देखिए वैदिक पीरियड, वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करनी है आपको। तो वैदिक काल के बारे में अब थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ आपको वीडियो। चौथे प्रश्न में आते हैं कि व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए चाहे वो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों, या कोई भी मुख्य चिंतक हो, जो इन सभी का अगर आप एक कॉमन पॉइंट लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि इन सभी लोगों का एक सुझाव जो था शिक्षा के प्रति, वो ये था कि बच्चों को उनके खुद के माहौल में पढ़ने का अवसर दिया जाए। बच्चों को सीख के पढ़ने का अवसर दिया, यानी कि करके चीज़ों को सीखने का अवसर दिया। प्रैक्टिकल वे में लोग उसको सीखें, बच्चे सीखें। लोगों को दोनों आप किन्हीं भी शिक्षक जो चिंतक हैं उनके बातों का अगर ध्यान देंगे तो उनका कहने का मतलब, तो बच्चों को कभी भी रटाने का प्रयास न करें, उनको सिखाने का प्रयास करें, बच्चों को खुद करने दें। क्लासरूम का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एक शिक्षक उनको मात्र एक साधन का रूप में कार्य करे, उनके लिए सीखने का माध्यम बने, ना कि सिखाने का प्रयास करे। बच्चों को उनको अनेक चीज़ों के साथ, एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़ के बताना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ, उनके बीच में अंतः संबंध को समझ पाएँ और एक विषय का ज्ञान जो है दूसरे विषय में लगा के अपना जो उनका एक क्रिएटिव स्किल होता है, जो उनके चिंतन करने का जो एक कौशल होता है, उसका विकास हो। उनको समूह में, यानी कि कोलैबोरेटिव रीजनिंग, कोलैबोरेटिव स्टडी के बारे में भी उनको प्रोत्साहित करें, समूह में कार्य करने का अवसर दें, उनको समूह में पढ़ने का अवसर दें, जिससे उनमें एक सामाजिक भावना का विकास हो। समाज में रहने के लिए उनके अंदर जो आवश्यक, जो उसको कह सकते हैं हम लोग कि एक संवेगात्मक, यानी कि इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत होती है, उसका विकास हो। तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को सोच के। इसका अथवा में है आपका और में कि डिस्क्राइब सम फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंजेस। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आप दो तरह से बांट लीजिए, ऐसे कारक जो कि पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और ऐसे कारक जो कि नकारात्मक प्रभाव डाल। सकारात्मक प्रभाव क्या डालते हैं भाई, जो सोशल चेंज में शिक्षा,
शिक्षा बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती है। और अशिक्षा, शिक्षा न प्राप्त करना भी आपका समाज में व्यक्त जो रूढ़िवादी गलत विचारधाराएं हैं, ये आपके उस पर गलत प्रभाव डालती हैं। समाज के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, चिंतक है, उनका लोगों के ऊपर प्रभाव होता है और उनका बहुत बड़ा योगदान होता है सोशल चेंज लाने में। महिलाओं का योगदान बड़ा होता है जो अभी तक कम था। अगर महिलाएं भी ज़्यादा शिक्षित हो जाए और महिलाएं आगे बढ़ के आने लगे तो सामाजिक बदलाव लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है और उससे ही संभव हो पाएगा। तो शिक्षा, महिलाओं का योगदान, सर्वांगीण विकास, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सामाजिक बदलाव लाने में मदद करती हैं। अशिक्षा, निर्धनता, स्वास्थ्य की कमी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सोशल चेंज लाने में रुकावट का कार्य करती है। इस तरह से पॉइंट सोच के हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 5, अकॉर्डिंग टू अरविंदो घोष, एजुकेशन इज द बिल्डिंग ऑफ द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट, इट इज द इवोकिंग ऑफ नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर, डिस्कस इट। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको बिल्कुल आप एक टीचर की तरह ही लिखिए। आप टीचर बनने वाले हैं तो बिल्कुल अपने आप को छात्र की तरह ना समझें। अगर आप छात्र की तरह ही प्रश्नों से डरते रहेंगे और छात्र जैसा ही सोचेंगे तो कब आप टीचर बनेंगे। आपका दिमाग बड़ा होना चाहिए, क्रिएटिव सोचना चाहिए आपको, तभी जाके आप कर सकते हैं। और ये प्रश्न एक बिल्कुल ही क्रिएटिव प्रश्न है। देखिए अरविंदो घोष जी के हिसाब से बोल रहे हैं तो हम बता सकते हैं इसको कि शिक्षा मानव मन एवं आत्मा की शक्तियों का निर्माण करता है। इस पॉइंट के ऊपर ही आप लिखिए ना कि शिक्षा मानव मन एवं आत्मा की शक्तियों को, एक शिक्षित व्यक्ति ही तो अपनी शक्तियों को पहचान सकता है। वो संयम अपने अंदर विकसित कर सकता है, वो अपनी शक्तियों को पहचान सकता है, कमियों को दूर करके उनको भी शक्तियों में बदल सकता है। तो आप अपने बारे में अधिक से अधिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण से आप नए नए कौशल ग्रहण करते हैं, नए नए स्किल सीखते हैं, सामाजिकता होती है आपके अंदर, आत्मविश्वास आता है, आपका बल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। तो आपका मन और आपकी आत्मा दोनों को शक्ति मिलती है और इस तरह से शिक्षा के द्वारा जो है शारीरिक और मानसिक रूप से आप सबल बनते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ज्ञान चरित्र तथा संस्कृति का उत्कर्ष करते, बिल्कुल करती है। ज्ञान तो बढ़ता ही है जब हम अलग अलग अन्य विविध विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं, वहाँ पे प्रयोग करते हैं, प्रयोग से जो हमको निष्कर्ष निकलता है उसको जीवन में लागू करते हैं तो सीखते हैं हम लोग। इसके अलावा चरित्र का निर्माण होता है क्योंकि समाज में रहते हैं जहाँ की स्त्री पुरुष यानी कि लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद उनके साथ एक संयम के साथ कैसे व्यवहार करना, व्यवहार अपने जो इमोशंस होते हैं जिनको संवेग बोलते हैं, संवेगों के ऊपर किस तरह से हमको बैलेंस करना है, किस तरह से गुस्सा, किस प्रकार से हर्ष उल्लास, इनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करते हुए भी जो सामने वर्तमान परिस्थिति है उसमें हमको कैसा व्यवहार करना है जिससे कि सबका फ़ायदा हो, सबको लाभ मिले और हमारा भी विकास हो, हमको भी फ़ायदा मिले, समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़े हमारा। ये सारी चीज़ें कहाँ सीखते हैं हम लोग? शिक्षा के द्वारा ही। शिक्षा हमको चरित्र निर्माण में बिल्कुल मदद करती है। गलत चीज़ों के बारे में हम निष्कर्ष निकालते हैं, गलत चीज़ों को पहचानते हैं, उनको हम नहीं ग्रहण करते हैं। अच्छी चीज़ें चाहे वो हमारे समाज की हों या दूसरे समाज की या दूसरे देश से, उनको समझते हैं, पढ़ते हैं किताबों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से ही, और फिर उनको हम ग्रहण करके तो वो हमारा चरित्र निर्माण भी करता है। साथ ही साथ हमारी संस्कृति पे इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो हमारे संस्कृति में या समाज में गलत चीज़ें विद्यमान है, जैसे कि मैंने बड़ा आप बताया रूढ़िवादिता, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा या कुछ भी, महिलाओं को शिक्षा में पीछे रखना, इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं, शिक्षित व्यक्ति इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाता है, इनको इन कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और अपना भरसक प्रयास करके लोगों को इससे अवगत कराते हैं जिससे कि इन कुरीतियों से हम दूर होते हैं। तो संस्कृति का भी विकास होता है। संस्कृति में जो गलत चीज़ें उनको हटाई जाती हैं, अच्छी चीज़ों को और संस्कृतियों से या अपनी संस्कृति में उसको सुधारा जाता है, तो संस्कृति का भी उत्कर्ष होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 6,
प्रश्न संख्या 5 का अथवा है, डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ एजुकेशन कमीशन ऑन 1964 टू 66। देखिए, शिक्षा आयोग 1964-66 की विशेषताओं का वर्णन करना है। शिक्षा आयोग 1964-66, जिसको कि कोठारी आयोग भी कहते हैं, इसको दोस्तों आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, याद नहीं करना समझ लीजिए, क्योंकि इसके जो ऊपर प्रश्न तो आना ही आना है। आप इसी क्वेश्चन को तैयार कर लें कि शिक्षा आयोग 1964-66 क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकारिया कमीशन के नाम से फेमस है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि शिक्षा के अंदर वो कौन से परिवर्तन लाए जाएं, शिक्षा की वर्तमान स्थिति जो उस समय की थी उसके ऊपर उनको एक रिपोर्ट बनानी थी, क्या कमियां हैं, क्या बदलाव करने चाहिए जो भविष्य में लागू किए जाएं, जिससे कि देश का एक जो शैक्षणिक ढांचा है वो सुधर सके और देश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों। जब जो शिक्षित होंगे तो देश का विकास होगा, क्योंकि देश का विकास, जैसा कि मेरा लोकतंत्र का विकास, समाज का विकास तभी संभव है जब यहाँ पर शिक्षित लोग होंगे। तो इसको आप डिटेल में पढ़ें और उसको करें। जरूर प्रश्न आता है यहाँ से। अब प्रश्न संख्या 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी की बात हो रही है कि महात्मा गांधी के दार्शनिक शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जैसा कि श्री अरविंदो घोष बोलते हैं या श्री रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं या महात्मा गांधी जी बोलते हैं, सभी की कुछ मुख्य बातें जो कॉमन ही है उसमें से ये लिख सकते हैं कि भाई, शिक्षा को बच्चे के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए। शिक्षा का उद्देश्य मात्र कुछ रटी रटाई चीज़ें बच्चे तक पहुंचाने नहीं होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से बच्चा ऐसी चीज़ों को सीखे जिससे कि उसके अंदर कुछ हुनर आए। शिक्षा के माध्यम से बच्चे का चरित्र निर्माण, शिक्षा के माध्यम से बच्चे के अंदर देशभक्ति, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति का विकास हो, उसके अंदर उसका जो एक इंटेलिजेंस है वो बढ़े, उसका व्यवहार कुशलता बढ़े, उसकी जो एक व्यक्तित्व है उसमें निखार आए। ये सारे उद्देश्य होते हैं। शिक्षा कभी भी बंद कमरे में ना दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल कराया जाए, कार्य दिए जाएँ, कार्य के माध्यम से जब करके लोग सीखते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य दिया जाए जिससे कि वो सीखे। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ वोकेशनल वर्क, यानी कि ऐसे कार्य ज़रूर सिखाए जाएँ जो कि उनको आगे चल के काम, जैसे कि आपको दर्जी का कार्य, जूता बनाने का कार्य, कारपेंट, देखिए ये गलत शब्द नहीं है, मैं गलत चीज़ें नहीं हो, वर्तमान स्थिति के हिसाब से, उस समय की इसी के हिसाब से ऐसे कौशल सिखाए जाने की बात हो रही थी कि जो कि आपको रोजगार के लिए भी मदद करे। आज जैसे कि इंजीनियरिंग के साथ में हम लोग कुछ कोर्सेज कर लेते हैं, ठीक उसी समय में उस समय की जो स्थिति थी उसमें ये सारी चीज़ें रोजगार के साधन दिया करते थे, उससे रोजगार के साधन उत्पन्न होते थे, इसलिए वो कौशल सिखाने की बात होती थी कि जैसे कि कारपेंटरी का, चमड़े से जूते बनाने का, दर्जी का कार्य, बार्बर का कार्य, ये कुछ कार्य कौशल सिखाने की बात होती थी जिसको कि स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। बच्चों को कभी भी मार कर पीट कर सिखाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमेशा बच्चों को उनके इच्छा अनुसार और उनको इस तरह से साध्य प्रदान करने चाहिए, साधन शिक्षा देने का प्रयास होना चाहिए जिससे कि वो ग्रहण कर सके, ना कि जैसा कि हम देना चाहते हैं, तभी जाके बच्चा सीखता है। उसके अलावा अथवा में है, डिस्कस द फिलोसफिकल व्यूज ऑफ जे कृष्णमूर्ति। बिल्कुल सेम चीजें हैं, आप ऊपर वाला प्रश्न लिखें या नीचे, ये करीब करीब सेम ही होते हैं, थोड़ा अंतर जरूर होता है, तो आप बिल्कुल जे कृष्णमूर्ति जी की जो व्यूज हैं उसको जरूर पढ़ें और उसके बाद प्रश्न करें। आइए दोस्तों, आगे हम लोग खंड सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है, तो तैयार रहें। और ऐसे क्वेश्चन को लिखने के लिए आप बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मात्र 2 प्रश्न करने हैं। 500 वर्ड लग रहा होगा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक एक नियोजित तरीके से प्रश्नों का उत्तर दें। 2 कोई भी प्रश्न पहले पढ़ लें जो आपको सबसे सटीक लगे, और वैसे प्रश्न को ज़्यादा आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए जिसमें आप पॉइंट्स में अच्छे से लिख सकते हैं और धीरे-धीरे एक ग्रोथ कर सकते हैं पॉइंट्स की। ऐसा पॉइंट ना लें जिसमें कि अथाह सी संभावनाएं हैं लिखने की, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप बहुत सारी बातें लिख सकते, हो सकता है आप अधिक जानकारी की वजह से आप किसी एक पॉइंट पे ही ज़्यादा पहुंच गए और किसी दूसरे पॉइंट पे कम लिख पा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका उत्तर 500 वर्ड से भी ज़्यादा चला जाएगा और आपको कंप्लीट करते करते में समय ज़्यादा लगेगा। तो आप ऐसे प्रश्नों का चुनाव करें कि जो कि आप पॉइंट वाइज और सिस्टमेटिक लिख सकते हैं, और
कम से कम 10-15 पॉइंट्स के में रूप में लिखें तो मैं यही सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज़ कुछ मेन पॉइंट लेके उनको इलैबोरेट करें, उनको एक्सप्लेन करें, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हम आते हैं, देखते हैं इसमें कोई प्रश्न ऐसा है कि नहीं हमारे पास में। सॉरी, अभी देख लेते हैं। तो प्रश्न सी में आ जाइए। सॉरी। हुँ। देखिए, हाँ, अभी बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब अबाउट द रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, राष्ट्र संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की विवेचना कीजिए। देखिए, इस तरह के प्रश्न अगर आपने पढ़े हैं तो इस तरह के प्रश्न लिखना सबसे ज़्यादा उचित होगा कि जो शिक्षा नीति 1986 में बनी थी आपकी, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो अभी तक भी जो हम लोग पढ़ रहे थे 2004 तक, 2005 तक, जब एनसीएफ का करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, तब तक 1992 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसी के हिसाब से हम शिक्षा दी जा रही थी। तो आप मेन पॉइंट इसमें ज़रूर लिख सकते हैं कि थ्री, जो उसको बोलते हैं कि त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली की एक बात कही गई थी, जिसमें कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इस तरह से करके कैटेगराइज किया गया था। उसके अलावा शिक्षा में समावेशी शिक्षा की बात की गई थी। समावेशी शिक्षा के अलावा में आपको गवर्नमेंट स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बात करी गई थी। उसके अलावा स्कूलों को घर के निकटतम, यानी कि जहाँ गांव है उसके निकटतम, मतलब एक निश्चित दूरी के अंदर ही सारे स्कूल होने चाहिए। स्कूलों में अच्छे ब्लैक बोर्ड, बैठने की व्यवस्था, उसके अलावा आपके शौचालय की व्यवस्था, बच्चों के अनुपात में ही शिक्षकों के प्रावधान, ये कुछ मेन बातें जो थी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आया जिसमें था इम्पॉर्टेंट चीज़, वो था आईटी का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो अनेक साधन उपलब्ध हैं उनका भी प्रयोग किया जाए शिक्षा प्रदान करने में। तो ये इस तरह से आप सोच के इनको लिख सकते हैं। अगला है कि प्रश्न संख्या 8 की डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन हायर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, ये जो एनसीईआरटी है आपको समय समय पे बहुत सारी गाइडलाइंस देती रहती है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीईआरटी भी सजेशन देती है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एनसीईआरटी, बिल्कुल, एनसीईआरटी के अंदर जो सदस्य होते हैं वो देश के जाने माने शिक्षाविद होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े लोग होते हैं। तो ये लोग जो है शिक्षा के संबंध में समय के अनुसार जो बदलाव हुआ है उसके अनुरूप सुझाव देते हैं शिक्षा के अंदर, जो सबसे उपयोगी वर्तमान समय में सुझाव हो सकते हैं, जो प्रैक्टिस हम लोग को लानी चाहिए शिक्षा में, उनके बारे में बताते हैं। तो एनसीईआरटी समय समय पे ऐसे सुझाव, ऐसी ट्रेनिंग भी आप कह सकते हैं, ऐसी चीज़ों की जिनको गोष्ठियाँ या ऐसे शालाओं का वो आयोजन करती रहती है, जिनके माध्यम से शिक्षक गणों को समय समय पे नई शिक्षा से अवगत कराया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, जिससे कि शिक्षा की प्रणाली और अच्छी हो, शिक्षक और ज़्यादा आप कह सकते हैं लचीलापन आए उसके अंदर, और ज़्यादा फ्लुएंट हो अपनी शिक्षा की प्रक्रिया में, जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिले। तो ये एनसीईआरटी का आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो गाइडलाइंस तो देती ही देती हैं, सुझाव तो देती हैं, साथ ही साथ वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराती है शिक्षकों को, कि जिससे कि जो प्लानिंग की जा रही है, जो हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं शिक्षा में बदलाव लाने के लिए, उसको एक सही तरीके से कैसे लागू किया जा सके, ताकि जो हम लोग बदलाव चाहते हैं इन सुझाव के माध्यम से वो प्राप्त भी हों। इस तरह से सोच के लिख सकते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत सारे आपके जो स्कीम्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग दी है बहुत सारे टीचर्स को, साथ ही साथ में करिकुलम डिफाइन करने में, किताबों को निर्माण, उनका जो करिकुलम होगा उसको डिफाइन करने में, करिकुलम के निर्माण में एनसीईआरटी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो सीबीएसई की सारी किताबें या जो भी चीज़ें होती हैं वो तो आप एनसीईआरटी के माध्यम से ही देखते हैं, पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी जो करिकुलम जो बनता है उसको डिफाइन करने में, उसको डिज़ाइन करने में बहुत बड़ा योगदान करती है। प्रश्न संख्या 9 है, डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टीचर अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति। देखिए, आइडियल टीचर को यहाँ ध्यान रखिए, जे कृष्णमूर्ति जी के बातों को भी मैंने कुछ पॉइंट्स है तो याद रखिए, और जो आइडियल टीचर के आपके हिसाब से जो कुछ विशेषताएं दिख रही है, कुछ गुण दिख रही हों, उनके बारे में यहाँ पे आप चर्चा कर लीजिए।
पॉइंट्स में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और प्रश्न संख्या 10 है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ एग्जांपल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें आपको जो अंक मिलने चाहिए 15 में कम से कम आप 13 से लेकर 14 या 15 भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट्स में भी लिखना है, लिख सकते हैं आराम से, और बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, जब शिक्षित होगा, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि शिक्षा हमको शारीरिक मानसिक रूप से सबल बनाती है, हमारे अंदर विकास होता है, चरित्र निर्माण होता है, हमको हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। जब ये सारा होगा तो हम अच्छा रोजगार प्राप्त करेंगे या एक अच्छा बिजनेस करने में सक्षम होंगे। तो जब ऐसा कुछ भी करेंगे, महिलाएं ज़्यादा ज़्यादा शिक्षित होंगी, वो भी सामाजिक रूप से योगदान करेंगे, आर्थिक रूप से योगदान करेंगी। ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, ज़्यादा लोग रोजगार प्राप्त करेंगे या जो व्यावसायिक कार्यों में कुशलता पूर्वक भाग लेंगे। तो जब अच्छे से कुशलता से करेंगे कार्य को तो लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। तो एक तरह से समाज का जब शैक्षणिक विकास होगा तो सर्वांगीण विकास भी होगा। जब सर्वांगीण विकास होगा तो उसमें आर्थिक विकास, जो व्यावसायिक विकास है वो भी उसमें निहित होता है, और वो भी होगा। इस तरह से आप सोच के इसको लिख सकते हैं। कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं। महिलाओं को उदाहरण ले लीजिए कि पहले महिलाएं घर में सिर्फ एक व्यक्ति कार्य कर रहा था। अभी जब आपके घर में आपकी मम्मी भी शिक्षित हैं अगर, तो वो भी काम करती हैं, तो आय घर की बढ़ जाती है। इस तरह से आप एक उत्तर को अपना डिजाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर सोशलाइजेशन इज प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल अडॉप्ट हिज। अरे भैया कहाँ चला गया, देखते हैं। Adopt his environment and becomes a recognized cooperative and efficient member of that environment। ठीक है, तो ड्राइवर के अनुसार सामाजिकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण में समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता प्राप्त करके वह समाज का मान्य सहयोगी एवं कुशल सदस्य बनता है। इस कथन की समझ चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा प्रश्न है ये कि सामाजिकरण व प्रक्रिया। सामाजिकरण होता ही यही है। आप बिल्कुल स्कूल में भी रहते हैं तो धीरे धीरे वही करते हैं ना। जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो दोस्तों के साथ रहते हैं, अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो क्लास में आपका नाम होता है। इसी तरह समाज में अगर कुछ अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे से शिक्षित होंगे, तो आपसे ज़्यादा ज़्यादा लोग मेल जोल बढ़ाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा आपका मेल जोल लोगों के साथ होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो लोगों का व्यवहार भी आपसे अच्छा होगा। इस तरह से सहयोगी भावना जो है वो बढ़ती है। आप अपने समाज का एक कुशल सदस्य बनेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा विकासात्मक कार्य में, सकारात्मक कार्य में भाग लेंगे। लोग आपको पूछेंगे, लोग आपकी भागीदारी की अपेक्षा करेंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें यहाँ लिखेंगे, समाज का मान्य सहयोगी एवं कुशल सदस्य बनाता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, अपने शब्दों में समझा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि पेपर आपको ठीक से समझ में भी आ गया होगा। खैर, आप इसको देख के भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने कोशिश की कि बीच-बीच में थोड़ा हिंट आपको ज़रूर दूँ। आप इसको बिल्कुल तैयार कर लें, प्रश्न हर बार रिपीट होता है। मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि 40 से 50% पेपर तो डायरेक्ट आ जाता है। ये सीधी यही क्वेश्चन उठा के आपको मिल जाएँगे। तो क्यों ना इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। सबसे अच्छा तरीका, थोड़ा मेहनत लगेगा आपको, लिख के प्रयास करें। लिख के प्रयास करें, और लिख के पढ़ने से होता ये है कि वो चीज़ें याद होती। तब अगर आप अभी प्रयास कर लेंगे तो परीक्षा में आप बहुत ही सटीक और अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो अभी प्रयास कर लें। और दूसरा दोस्तों, आपसे बड़ा ही विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा भी कुछ भला हो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं जो आगे वीडियोस आपके लिए डालूँगा पेपर्स के लिए, या आपको स्टडी नोट चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में करके बोल सकते हैं। लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, उनको भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। मेहनत करने में थोड़ा वही कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा-सा करें मेरी भी मदद, और सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी लाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बताएँ कि मुझे क्या करना चाहिए बदलाव, जिससे मुझे भी सीखने को मिलेगा और आपको भी फ़ायदा होगा। प्रश्न तो मैं दे ही रहा हूँ। कोई नोट चाहिए हो तो आप मुझसे बिल्कुल माँग सकते हैं। मैं आपको सहस्त्र लाके देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।